गुड आफ्टरनून गाइज। आज का जो अपना टॉपिक है एजेंसी, प्लेज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एजेंसी में क्या होता है कि एक तो होता है प्रिंसिपल, जिसे आप ऑनर बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपने काम को आसान बनाने के लिए टू इजी और ऑथोराइज सम पर्सन टू डू एनी टास्क with behalf of himself, means he hired some person known as agent. अब जो ये एजेंट होता है इसको ये कुछ अथॉरिटी देकर भी रखता है, कुछ एक अथॉरिटी होती है, इसके पास पावर होती है, कुछ लिमिट होती हैं, उनके अंदर रहकर इसको काम करना होता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दे रखी है वो प्रिंसिपल और एजेंट की है, सेक्शन 182 के अंदर। कहना क्या चाहता है, एजेंट क्या है? ए पर्सन हु एम्प्लॉय किसने किया है? प्रिंसिपल ने। टू डू एक्ट फॉर अनदर, यहाँ अनदर पर्सन मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। कोई पर्सन जो एम्प्लॉयड किया गया है work for principal known as agent. Now who is principal? The person for whom such act is done or who is so represented. यानी कि ये एजेंट जिसके लिए काम करेगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, या ये जिसे रिप्रेजेंट करेगा तो वो आपका प्रिंसिपल होगा। ये बताएगा कि मैं उस कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके अंडर में काम कर रहा हूँ, और ये है जैसे जो पॉलिसी के एजेंट होती है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वाइट फैसिट पर एलियम फैक्टिस पर से, ठीक है। ये मैक्सिम है, ये नोट कर लीजिए, एक ही मैक्सिम है। क्वाइट फैसिट पर इलियम फैक्टी पर से मीन्स ही हु एक्ट थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग, यानी कि जो प्रिंसिपल ने एजेंट के हायर किया है, ये एजेंट जो काम करेगा वो काम प्रिंसिपल का किया हुआ माना जाएगा, ठीक है। हु कैन एम्प्लॉय एजेंट, कौन कर सकता है? एजेंट के लिए कंडीशन है जो आपका, पहली बात, प्रिंसिपल कैन एम्प्लॉय एन एजेंट, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है उसका क्या रोल है? वो माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो कांटेक्ट करने के लिए कैपेबल है वो ही एम्प्लॉय एजेंट को एज एम्प्लॉय हायर कर सकता है, ठीक है। यानी कि हु इज कैपेबल टू कांटेक्ट कैन अपॉइंट एन एजेंट, ठीक है। अब देखो, हु मे बी एन एजेंट, एजेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई भी हो सकता है, चाहे वो अनसाउंड माइंड हो, चाहे माइनर हो। देखो, माइनर लिखा है मैंने, मेजर नहीं लिखा। अनसाउंड माइंड लिखा है, ये भी चलेगा। यानी कि जो कैपेबिलिटी है कांटेक्ट की वो तो है ही है, साथ में अगर वो माइनर है तो भी चलेगा, अनसाउंड माइंड है वो भी चलेगा। 183 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। 183 में अपना हु में एम्प्लॉय एजेंट है, हु में बी एन एजेंट, ये 184 में होगा, ठीक है। अब देखो, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंट कैसे होता है। एक तो उसने बोल दिया कि एक्सप्रेस कर दिया, रिटर्न में एग्रीमेंट कर लिया, उसके थ्रू हो गया हायर 186। दूसरा, बाय कंडक्ट,
एजेंट ने प्रिंसिपल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया, इम्प्लाइड 187। अब रेटिफिकेशन उसने कुछ काम किया, उसने बाद में प्रिंसिपल ने उसको प्रूव कर दिया, अथोराइज कर दिया, यानी कि उसको नेगलेक्ट नहीं किया, तो आपका बाय रेटिफिकेशन हो गया 196 से 200। ये रेटिफिकेशन है भाई, एसआरए के अंदर आप रेटिफिकेशन पढ़ेंगे वो अलग है। अच्छा, नेसेसिटी, एजेंसी बाय नेसेसिटी, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उससे कॉन्टेक्ट हो गया, या एजेंसी बाय स्टॉपर लगा देते हैं पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। ये सिंपल चीज़ें हैं। अब देखो, एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होता है, जो 186 में दे रखा है। एन अथॉरिटी सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। ठीक है, कहकर, लिखकर या बोलकर। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी, एन अथॉरिटी सेड टू बी इम्प्लाइड when it is to be inferred from the circumstances of the case and things spoke or written or the ordinary course of dealing must be accounted circumstances of the case के अकॉर्डिंग, यानी वो कंडक्ट करता हो उसके अकॉर्डिंग होगा। 187 हो गया। एजेंसी बाय स्टॉपल 237, एजेंसी बाय स्टॉपल अराइजेज व्हेन Mr. A makes a representation to a third party whether by words or conduct, the B is his agent and subsequently third party deals with B as his agent in relation of such representation। देखो, जो अपना एजेंसी बाय स्टॉपल है उसमें क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है। प्रिंसिपल ने थर्ड पर्सन सी से कांटेक्ट किया और उस टाइम पर ए को एज ए एजेंट रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब सी के लिए ये जो एजेंट है, ये एजेंट ही रहेगा, चाहे पी ने इसको एम्प्लॉय किया हो या नहीं किया हो। ए पी इग्नोर नहीं कर सकता कि जो ए है वो पी का एजेंट नहीं है। ठीक है, स्टॉप पर लग गया 112, जो हम यहाँ 237 में पढ़ेंगे। ठीक है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन 196 से 200 तक चलेगा। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन अराइज व्हेन द प्रिंसिपल रेटिफाई, यानी दैट इज अप्रूव एंड अडॉप्ट एन एक्ट which has already been done in his name and his benefit behalf of the agent। जो ये मैंने आपको पहले बताया था, रेटिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल है और ये एजेंट है, एजेंट ने विदाउट परमिशन ऑफ पी कोई कांटेक्ट कर लिया सी से। ए ने क्या किया, पी ने क्या किया, उसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने का मतलब क्या हुआ कि उसने रेटिफाई कर दिया। अब जो ये कांटेक्ट किया था ये वैलिड हो गया। अब ए थर्ड पार्टी के लिए भी एज ए एजेंट ही रहेगा। ठीक है, अब एस्टॉपल हो गया आपका, राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट डन बाय हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। ठीक है, बाद में डिनाई नहीं कर सकता है। अब कुछ एसेंशियल लिखते हैं रेटिफिकेशन के। रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। नॉलेज रिक्विसाइड फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, यानी कि वैलिड रेटिफिकेशन के लिए उसको इसका संज्ञान होना जरूरी है, नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, the principal cannot ratify a part of the transaction which is beneficial to him and reject the rest section। देखो, अब जो सेक्शन 199 है क्या कहता है, सेक्शन 199 क्या कहता है कि जो ए ने कांटेक्ट किया है सी से, तो उसका एक पार्ट
जो उसके बेनिफिट का है उसको तो वो एक्सेप्ट कर ले और इसको डिनाई कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। ए पी जब रेटिफाई करेगा ए के टास्क को तो वो कंप्लीट ही करेगा इन दोनों पार्ट को, या तो कंप्लीटली रिजेक्ट करेगा या कंप्लीटली एक्सेप्ट करेगा, यही अप्रूव करेगा। यही रेटिफिकेशन की कंडीशन है जो 199 में दे रखी है। ठीक है, देखो 199 रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन। सेक्शन 200 बोलता है कि जो इसने एक्ट किया है उससे थर्ड पर्सन को इंजरी नहीं होनी चाहिए। ये 200 में सेक्शन 200 बोलता है। एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या है? इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ए पर्सन हु हैज entrusted with another property may have to incur unauthorized expenses to protect or preserve it. This is called as agency of necessity. Example is send a horse by railway. ठीक है, on its arrival at the destination there was no one to receive it. The railway company is bound to take reasonable step to keep the horse alive. Was an agent of the necessity of A. देखो नेसेसिटी ऑफ ए में जैसे आवश्यकता होती है आपकी उसी के अकॉर्डिंग होता है, इसमें परमिशन लेने की ज़रूरी नहीं है। ये जैसे ये प्रिंसिपल है, ये है प्रिंसिपल। अगर ये कोई एक्ट करता है एजेंट और उस पर कोई खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो प्रिंसिपल लायबल होगा। यही एग्जाम्पल रेलवे का बताया गया है। ए ने रेलवे के थ्रू एक हॉर्स मंगवाया, ठीक है, हॉर्स डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। अब डेस्टिनेशन ऑफ रेलवे स्टेशन से ए के हाउस तक एक रेलवे कंपनी ने पर्सन हायर किया जिसका एक्सपेंस जे को देना होगा। ठीक है, अब देखो वाइफ एज एजेंट। Where a husband and wife are living together, we presume that the wife has her husband's authority to pledge each credit for the purchase of necessity of life suitable for their standard of living. ठीक है, but the husband will not be liable if he shown that he had expressly warned the tradesman not to supply goods on credit on his to his wife. देखो वाइफ और जो हस्बैंड है उनके अंदर इन्होंने रिलेशन कंसिडर किया है एजेंट्स का कि जब तक वे लिविंग टुगेदर हैं, लेकिन अगर उसने मना कर दिया हस्बैंड ने और वाइफ को मना कर दिया, उसको उधार में माल देने के लिए ट्रेड्समैन को मना कर दिया, तो फिर वो लाइबल नहीं रहेगा हस्बैंड। ही सप्लाइज हिज वाइफ विथ ए सफिशिएंट अलाउंस। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ एजेंसी अथॉरिटी क्या क्या है ये हम देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए जो एक्सटेंड ऑफ एजेंट्स की अथॉरिटी है वो सेक्शन 188 और 189 में दे रखी है। तो 188 में जो नॉर्मल सरकमस्टांसेस है उसके अंदर क्या अथॉरिटी होंगी? एजेंट हैविंग अथॉरिटी टू डू एक्ट, यानी कोई भी उसको टास्क दिया गया है उसको करने के लिए अथॉराइज है। एजेंट टू डू एवरीथिंग, एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट, यानी कि जो ये एक्ट करने की अथॉरिटी है वो ज़रूरी होनी चाहिए और लॉफुल होनी चाहिए। हैविंग अथॉरिटी टू कैरी ऑन ए बिजनेस, उसको जो अथॉरिटी दी गई है नॉर्मल केस में वो जो प्रिंसिपल का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, उसको कैरी ऑन करने के लिए होनी चाहिए। दूसरा,
इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में क्या होता है कि वो अपने प्रिंसिपल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो उस केस में क्या अथॉरिटी होगी। तो टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज डन बाय ए प्रूडेंट पर्सन, वो एक प्रूडेंट पर्सन की तरह वो सारे काम करेगा जो प्रिंसिपल को लॉस से बचा सके। फॉर दैट, उसके लिए एजेंट शुड नॉट हैविंग अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टैक्ट विद प्रिंसिपल, यानी कि जो वो टास्क लेगा इमरजेंसी में, उसके लिए फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन क्या है कि उसके पास कोई भी, यानी वो किसी भी तरह से प्रिंसिपल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हो। दूसरा, इट मस्ट बी एक्चुअल और डिफाइंड नेसेसिटी, यानी कि ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए कॉमर्शियली नेसेसिटी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो ऐसा एक्ट नहीं करता है तो डेफिनेटली देयर विल बी बिग लॉस फॉर प्रिंसिपल। दैट्स वाई these condition, these special authorities are provided to एजेंट। एजेंट शुड एक्ट बोनाफाइड, एजेंट एक बोनाफाइड पर्सन की तरह काम करेगा, बोना टू प्रोवाइड बेनिफिट टू हिज प्रिंसिपल। शुड एडोप्ट द मोस्ट मैनर प्रैक्टिकेबल कोर्स, यानी कि जो सबसे अच्छा होगा और जो प्रैक्टिकेबल कोर्स है वही करेगा वो इमरजेंसी के केस में। ये आपका नॉर्मल है 188 189 एजेंसी है, ये जो अपना इमरजेंसी का केस है। अब एजेंट की ड्यूटी देख लो। ड्यूटी जो है आपकी, ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस, ठीक है। पहली ड्यूटी तो यही रहेगी, सेक्शन 211 बोलता है कि 211 एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा 212 क्या बोलता है, स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर फ्रॉम एजेंट। 212 में ये बोलता है कि अगर उसको कोई स्किल रिक्वायरमेंट है तो एजेंट को डिलीजेंटली वर्क करना होगा ताकि वो उस अपने प्रिंसिपल को डेब्ट से या लॉस से बचा सके। 213 एजेंट्स अकाउंट क्या रहेगा, एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड, उस प्रिंसिपल की डिमांड पर वो अकाउंट्स रेंडर, जो एजेंट बाउंड है टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स उसके प्रॉपर होनी चाहिए। अब 214 क्या बोलता है, एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। जैसे इमरजेंसी केस को छोड़ के उसकी ड्यूटी है कि वो जो वो टास्क अथॉराइज नहीं है उस टास्क के लिए प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करें, ठीक है। अब 215 क्या बोलता है कि इफ़ एन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड इन्फॉर्मिंग हिम विथ ऑल मटेरियल सर्कमस्टांसिस, द प्रिंसिपल में रिपुडिएट द ट्रांजेक्शन, ठीक है। वो रिपुडिएट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। 216 नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, वो अपने ऊपर ही डील नहीं करेगा, जो उसको अथॉराइज दिए अथॉरिटी है उससे बाहर वो नहीं जा सकता। अगर वो ऐसा कुछ सीक्रेटली कर लेता है तो वो लायबल होगा, वो जो बेनिफिट उसने सीक्रेटली ट्रांजैक्शन के लिए किए हैं वो उसको प्रिंसिपल को लौटाने होंगे। ठीक है गाइस, अब देखते हैं राइट ऑफ एजेंट। एजेंट के राइट कौन कौन से। पहला, राइट ऑफ रिटेन आउट सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट, जो उसका बकाया है वो प्रिंसिपल से रिसीव कर सकता है, ठीक है। राइट टू रिम्यूनरेशन 219 की उससे जो उसकी सैलरी डिसाइड की गई है वो उसको ले सकता है, जब तक वो प्रिंसिपल उसको नहीं देगा तब तक उसका लाइन ऑन गुड्स बना रहेगा 221 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एजेंट्स नॉट इंटाइटल टू रिम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्ट, अगर वो मिसकंडक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो 220 के अकॉर्डिंग रिम्यूनरेशन का हकदार नहीं होगा।
ठीक है। अब राइट टू बी इंडेमनीफाई 222 एंड 223 में क्या बोलता है? एजेंट रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टी एज पर सेक्शन 222 एंड 23. एन एजेंट हैज ए right to be indemnified by his principal for all charges, expenses and liability that he incurred during the course of agency. यानी कि उसने कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी लॉस हुआ है उसको वो रिकवर कर सकता है, या फिर उसने अपने बिहाफ पे खर्च किए हैं तो वो एजेंसी को लौटानी होंगे. नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू ए क्रिमिनल एक्ट. अगर वो एम्प्लॉयर है, उस जो प्रिंसिपल है वो लाइबल नहीं होगा अगर एजेंट ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है. ये 224 बोलता है. अब लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट टू थर्ड पर्सन क्या क्या रहेंगी? लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर एजेंट्स एक्ट. जो थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट किया है किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू. तो प्रिंसिपल किसके लिए लाइबल होगा? एजेंट के लिए. एंड एजेंट इज पर्सनली लाइबल फॉर हिज एक्ट. एजेंट ने जो टास्क किया उसके लिए वो पर्सनली लाइबल रहेगा. ठीक है. वेयर प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर एजेंट्स एक्ट व्हेन एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल रेटिफाइज. जैसे हमने पहले पढ़ा था अभी 199 में, अगर प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी से बाहर काम कर दिया है कोई भी, तो और उसको प्रिंसिपल ने उसको रेटिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया है, तो अब प्रिंसिपल लाइबल होगा. ठीक है. प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द नोटिस गिवन टू एजेंट. अगर कोई भी टास्क होता है एजेंट को रिमूव करने का है, एजेंट का रेमुनेशन बढ़ाने का है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो प्रिंसिपल को रीजनेबल टाइम के अंदर एजेंट को नोटिस देना होगा. 229 बोलता है. अब लाइबिलिटी हो प्रिटेंडेड एजेंट 235. ए प्रिटेंडेड एजेंट इज ए पर्सन who represented himself to be an agent of another when in fact he has no authority from him whatever. If the principal ratify his act, he has no liability. ठीक है. जैसे पी को ए बोलता है कि वह पी का एजेंट है लेकिन एक्चुअल में है नहीं सी से, लेकिन पी सी बात करता है पी से, पी इसको रेटिफाई कर देता है कि हाँ है, यस बोल देता है, तो बाद में पी लाइबल हो जाएगा. ठीक है. अब आपका है लाइबिलिटी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड बाय एन एजेंट्स व्हेन एजेंट इज एक्टिंग विथ हिज अथॉरिटी. अगर मिस रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसके लिए एजेंट लाइबल होगा. ठीक है. 238 में liability of principal including belief that agent's unauthorized act was authorized section 237 when an agent has without authority done act or incurred obligation to third person on behalf of his principal. The principal is bound by such act or obligation if he has by his words or conduct induced that third person to believe that such act and obligation were within the scope of agent's authority. तो जैसे एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर कर दिया या कोई इलीगल वर्क कर दिया और उसको प्रिंसिपल ने क्या किया? रेटिफाई कर दिया. ठीक है. तो प्रिंसिपल उसके लिए लाइबल हो जाएगा अगर वो थर्ड पर्सन को बोल देता है. 237 भी यही बोलता है. केसेस वेयर एजेंट इज पर्सनली लाइबल फॉर हिज टास्क. पर्सनली लाइबल कहाँ होगा? व्हेन ही रिप्रेजेंट दैट ही हैज authority to act on behalf of a principal but when who does not actually possess such authority or who has exceed the authority and the alleged employer does not ratify. देखो, उसने अथॉरिटी से बाहर काम कर दिया, अब तक रेटिफाई करता रहता है, रेटिफाई करने से मना कर दिया, तो वो लाइबल होगा एजेंट पर्सनली. ठीक है. अनडिस्क्लोज एजेंट है व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय ए पर्सन apparently in the character of agent but in reality in his own account. अगर वो कोई काम कर रहा है अनडिस्क्लोज, यानी कि वो पी के कॉन्ट्रैक्ट की तरह ये काम कर रहा है लेकिन ये कोई पर्सनली
कोई कॉन्टैक्ट कर लेता है तो ए लाइबल होगा। ठीक है, ये आपका consequences of inducing agent on principal to act on behalf that principal or agent will be held excessively liable, ये आपका सेक्शन 234 रहेगा। और टेम्परेरी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे होगा? बाय एक्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से टर्मिनेट कर सकते हैं, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल कर सकते हैं, जो 203 to 207 दे रखा है, और रिनंसिएशन बाय एजेंट। ठीक है, एजेंट छोड़ सकता है। फिर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, या टाइम एक्सपायर हो जाता है, या एजेंट की डेथ हो जाती है 2009 के अकॉर्डिंग, इंसॉल्वेंट हो जाता है कौन? प्रिंसिपल। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वही ख़त्म हो जाता है, या पार्टीज बिकेम एलियंस एनिमी। ठीक है, अब म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया आपका। रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल रहेगा आपका 203 से, ये इसको कल इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है गाइस, ये सिर्फ एक थ्योरी टाइप है, इसको आपको मोटे तौर पर देखना है, कोई ख़ास चीज़ नहीं इसमें, इसको कर ही देते हैं आज। ठीक है, मैं आपको वैसे ही पढ़ के बता देता हूँ। देखो, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल क्या कहता है? रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज़ नॉट बीन एक्सरसाइज, द प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी एंड एनी टाइम बिफोर एजेंट्स हैज एक्सरसाइज द अथॉरिटी गिवन बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, अथॉरिटी यूज करने से पहले वो कभी भी ले सकता है। ठीक, कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, रिनंसिएशन बाय एजेंट। ठीक है, कंपनसेशन देना होगा उसको रिवोकेशन के लिए, या फिर जो उसका बाड़ा बद्दा जो भी बनता था रिमनेशिएशन, वो भी देना होगा एजेंट को। ठीक है, नोटिस और रिवोकेशन देना जरूरी है। 206 बोलता है रिवोकेशन एंड रिमनेशन मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। 207 बोलता है, और सब एजेंट, अगर एजेंट कोई काम कोई टास्क करता है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है, इसने एजेंट हायर कर लिया ए, कर लिया, ए ने सब एजेंट हायर कर लिया बी। अब देखो, बी लायबल है ए के लिए। ठीक है, क्या हुआ कि लेटर इसने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, ये हट गया, तो अब बी डायरेक्टली लायबल हो जाएगा बी के, इन द एब्सेंस ऑफ ए। ठीक है, ये आपका बेसिक फंडा आपका सब एजेंट का। डेलीगेटर्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेशन। ठीक है, विच मीन्स डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, यानी कि एक को पावर डेलीगेट की है वो दोबारा डेलीगेट नहीं कर सकता। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, यानी कि जो इसकी जगह आ जाएगा, इसको थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यही एक इम्पोर्टेंट है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट करना स्टार्टिंग करेंगे, या तो आईपीसी या सीआरपीसी। ठीक है, इसके अंदर जो स्टार्टिंग में हमने डिटेल में बताया था पार्ट फर्स्ट, वो इम्पोर्टेंट है। 7 चैप्टर 6 तक, जो आपका सेक्शन 75 तक है, सेक्शन 75 तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं से प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। जो पार्ट सेकंड चला अपना बेलमेंट, प्लीज और एजेंसी वाला, इसमें से रियली मेंस के अंदर बन जाते, वो आप थ्योरी में वैसे लिख दोगे। ठीक है, अब हम आईपीसी या सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।